इस पूरी खबर के केंद्र में है लालू यादव, वो लालू जिन्होंने बिहार में फर्श से अर्श तक का सफर देखा है। देश की सियासत के इस कद्दावर शख्सियत पर देखिए हमारी खास पेशकश, लालू की कहानी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। तो ये लालू प्रसाद का अंदाज है, कभी हंसोड़ तो कभी चुटीले। अपने इस ठेठ अंदाज के साथ लालू प्रसाद यादव 4 दशकों से देश की सियासत में मुखर रहे हैं। एक जमाने में लालू किंग मेकर भी कहे गए, लेकिन उम्र के 70वें साल में जो सियासत की ये कहानी बदली है, उसमें बात किसी हंसी ठिठोली की नहीं है, बल्कि बड़ा सवाल अब लालू प्रसाद की साख और सियासत पर खड़ा हो गया है। तो देखिए आज की कहानी, लालू प्रसाद यादव की जिंदगी में इस बात के हालात आखिर कैसे बनते चले गए। किंग मेकर मीरगंज में मिल चला है डोंगा बड़ा भारी, काली बाबू मिल चलाया डोंगा गया खाली। Everybody is appreciating that I have done a tremendous work. लालू प्रसाद यादव का जैसा ये अंदाज है, वैसा उनकी जिंदगी और सियासत के हालात तो कतई हल्के फुल्के नहीं रह गए हैं। एक जमाने में सामाजिक बराबरी और न्याय का ये पैरोकार आज इसी न्याय, नीति और कानून की धाराओं में आरोपी बनकर खड़ा है। सीबीआई के डीआईजी है या इस तरह थाना उनका टीवी पर आ रहा था, बहुत से दिखे हो गए। ये हमको डेमोरलाइज करना चाहते हैं, हमारे पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, परिवार को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे आरोप जब भी लगे तब लालू अपने अंदाज में इसे खारिज करते हैं, प्रत्यारोपी बनकर चुनौती देते हैं और कई बार ललकारते भी हैं। हम जेल जाने को आज भी तैयार हैं, हमको जेल ले जाना चाहते ले जाएं। 90 के दशक में चारा घोटाला से लेकर आय से ज्यादा धन और अब अथाह बेनामी संपत्तियों के खुलासे तक लालू प्रसाद का ये अंदाज जस का तस दिखता है। लेकिन उस पुरानी साख के लिए अब ये अंदाज ही काफी नहीं। हम डेमोरलाइज होने वाले नहीं हैं। हाईकंदर भुर्की से इनके नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा के कंदर भुर्की से हम सुनने वाले नहीं हैं। हम फांसी पर चढ़ जाएंगे और हमारा परिवार, जबकि फांसी का इनको गुंजाइशों नहीं है। ये बिल्कुल इनको हम नाबूद करके ही दम लेंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों पर अगर ये ललकार भी है तो लालू प्रसाद के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। ये ठीक है कि जांच एजेंसी के छापों के आधार पर कोई दोषी नहीं कहा जा सकता, छापे में मिले सबूतों के आधार पर गुनहगार नहीं ठहराया जाता, लेकिन ये बात अब लालू और उनके पूरे कुनबे को साबित करनी होगी। 1000 करोड़ के चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद पहले ही दोषी ठहराए जा चुके हैं। इसके मुकदमे अब भी चल रहे हैं। अब ये बेनामी संपत्तियों का मामला है, जिसमें उनके साथ पत्नी, बेटे, बेटी और दामाद भी घेरे में आ चुके हैं। प्राथमिक इंक्वायरी में ये पाया गया कि ये टेंडर अवार्ड करने में कुछ गड़बड़ियां की गई हैं और इस प्राइवेट कंपनी को फेवर्स शो किया गया है और उसकी एवज में श्री लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली को पहले एक जमीन दी गई। इन सारे मामलों में काफी गड़बड़ियां पाई गई, जिसकी वजह से ये एफआईआर रजिस्टर हुई है। नरेंद्र मोदी जी से पूछा आपने? नरेंद्र मोदी जी 15 लाख का सूट पहनते हैं। अपनी सियासत के चौथे दशक में लालू प्रसाद की सियासत आरोपों प्रत्यारोपों के दौर से केस, मुकदमों और अदालती कार्रवाई तक पहुंच गई। हालांकि लालू प्रसाद और उनका परिवार आज भी सत्ता में हिस्सेदार है। दोनों बेटे बिहार की कैबिनेट में मंत्री हैं।
मगर सियासत में वो धाक धमक, वो आन बान और किंग मेकर का रुआब पहले की तरह नहीं। आई एम द किंग मेकर। आज इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के संगीन आरोप दिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे सियासत को लेकर बदलते सरोकार भी हैं। वरना यही लालू प्रसाद चारा घोटाले में जेल जाकर भी चुनावी मैदान में विजेता बनकर उभरे थे। वो उसी सियासत के नए भंवर में फंसे दिखते हैं। हम लोग लालू जी के साथ खड़े हैं। धर्मनिरपेक्ष ताकतों को बुलडोज कर रही है बीजेपी सरकार। अमित शाह की स्थिति क्या थी? अमित शाह तरीपार थे, हजारों लोगों की जान लेकर के प्रधानमंत्री बन गए। अब आज जो है लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ है उन लोगों के पर अटैक किया जा रहा है। ये ठीक है कि सियासत में विरोध और समर्थन का अपना समीकरण होता है, अपने दलगत हित और सत्ता की महत्वाकांक्षाएं होती हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जो लालू प्रसाद इस समीकरण के सबसे बड़े मास्टर हुआ करते थे, उनके लिए ये समीकरण मुसीबत कैसे बना? ये चाहते हैं कि हमको नस्ताबूद करें। सुनो मोदी, अमित शाह, फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे, लेकिन तुम्हारा संपूर्ण रूप से सारा बुनियाद, तुम्हारा अहंकार चूर चूर हम कर देंगे और हमारी जनता चूर चूर कर देगी। अब तक की नेतागिरी तो जनता के इसी जवाब के हवाले से चलती रही थी, लेकिन अब तो साख के साथ सत्ता और उसमें हिस्सेदारी भी दांव पर लग चुकी है। जवाब तो फिलहाल लालू प्रसाद को देना है। इतने बड़े पैमाने पर जमीनों का ट्रांसफर और बेनामी संपत्तियों का सच क्या है? ऐसे आरोपों में खुद को सही साबित करना जाहिर है ये लालू प्रसाद और पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान और लंबी कानूनी लड़ाई है। और शायद उससे भी ज्यादा ये लड़ाई निर्णायक भी होगी, क्योंकि सवाल यहाँ सिर्फ बेनामी संपत्ति या आय से ज्यादा धन जमा करने का नहीं, कई सवाल सियासत के 4 दशकों की विरासत से भी जुड़े हैं। वो विरासत है राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादियों की, जिनके नारों के साथ, उनके उसूलों के साथ लालू प्रसाद जैसे नेताओं का उदय हिंदुस्तान की सियासत में होता है। अब तक तो वही विरासत लालू प्रसाद के लिए निर्णायक होती रही है, लेकिन घड़ी की सुइयां अब सियासत का वक्त बदला हुआ बताने लगी हैं। और इस तरह बिहार के 42 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए लालू प्रसाद यादव। इसके बाद कैसे बदली जिंदगी और सियासत की कहानी, यह हम आपको दिखाएंगे। तो आइए चलिए सियासत के उस वक्त को हम थोड़ा सा पीछे खिसकाते हैं। ये 1980 के दशक के आखिरी बरस थे। इस दौर की सियासत में लालू प्रसाद जैसे तमाम चेहरे सक्रिय थे। 70 के दशक में लालू जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के बाद ये दौर सबसे ज्यादा उथल पुथल वाला था। तब कांग्रेस के विरोध को दिशा देनी थी जेपी के उन्हीं शिष्यों को, और इस विरोध में लालू प्रसाद का नाम तो बिहार जैसे राज्य में उभरता है, लेकिन जल्द ही वो पूरी सियासत पर छा जाने वाला था। सियासत की धुरी लालू प्रसाद के साथ कैसे सधा करती थी, इसकी बड़ी मिसाल साल 1999 में मिला था। तब तक लालू के ऊपर चारा घोटाले में मामले दर्ज हो चुके थे, गिरफ्तारी हो चुकी थी, और इसके बाद वो पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री भी बना चुके थे। ये फैसला तब हालांकि लालू प्रसाद की अपनी पार्टी और कई सियासी सहयोगियों के गले नहीं उतरा था, लेकिन पार्टी मुखिया ने जो कह दिया वो कह दिया। उस पर तब विचार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। कुछ ऐसी धाक हुआ करती थी। लालू ने अपनी वो पकड़ 1999 में तब और मजबूत दिखाई, जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान
राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी की सिफारिश पर राबड़ी देवी की सरकार बर्खास्त कर दी गई। लेकिन 1 महीने में ही पर्याप्त विधायकों का समर्थन जुटाकर लालू प्रसाद ने सियासी दांव पलट दिया। लालू प्रसाद को ये रुतबा बिहार की जनता और उनके लिए राजनीति ने दिया था, वरना 1990 में जब वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे तब तक उन्हें कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। इसकी वजह तब बिहार के राजनीतिक हालात भी थे। लालू प्रसाद से पहले तब 24 मुख्यमंत्री हो चुके थे। और लालू प्रसाद के पक्ष में तो बहुमत भी नहीं था, लिहाजा बहुतों का मानना था इस राजनीतिक अस्थिरता में लालू ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। तब इंडिया टुडे ने उनका एक इंटरव्यू किया था और उनसे पूछा था कि जनता दल विधायक उनकी आलोचना और नेता के तौर पर विरोध क्यों करते हैं। तब लालू का जवाब चौंका देने वाला था। लालू ने कहा था, उनको चाणक्य बनने दीजिए, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त तो मैं ही हूँ। और वाकई बिहार में अल्पमत के बावजूद लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के नए चंद्रगुप्त बनकर उभरे। जेपी की प्रतिमा के आगे जब वो मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे, तब सियासी अस्थिरता के तमाम आशंकाओं के बीच बदलाव का एक नया अलग जगा रहे थे। लालू के साथ राजनीति में वो बड़ी दस्तक थी पिछड़ी जाति की। लालू प्रसाद के साथ 1990 के उस साल पहली दफा पिछड़ी जाति के विधायकों की संख्या अगड़ी जाति से ज्यादा थी। कांग्रेस 71 सीटों के साथ विपक्ष में बैठी थी और 121 सीटों वाला जनता दल नए नेता के साथ बिहार की कमान संभालने की तैयारी कर रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री कौन हो, ये सवाल पेचीदा था। लालू को तब के उप प्रधानमंत्री देवीलाल का समर्थन था, तो प्रधानमंत्री वीपी सिंह रामसुंदर दास जैसे दलित उम्मीदवार के पैरोकार थे। उधर चंद्रशेखर जैसे नेता रघुनाथ झा को बेहतर दावेदार बता रहे थे। लालू प्रसाद जी के साथ नीतीश कुमार जी थे, जगदानंद जी थे और बहुत सारे इस तरह के अन्य नेता थे। लेकिन लालू प्रसाद को देवीलाल का चूंकि समर्थन था दिल्ली से, और कहीं न कहीं कोई तालमेल जरूर इन लोगों के बीच बैठा खासकर देवीलाल और चंद्रशेखर का, कि चंद्रशेखर समर्थक रघुनाथ झा भी चुनाव मैदान में उतर पड़े। लालू प्रसाद सेलेक्ट होकर नहीं आए थे, बाकायदे इलेक्ट होकर आए थे। वो विधायक दल के नेता चुने गए थे। खैर, मुख्यमंत्री के 3 दावेदारों पर विचार के लिए बैठक शुरू हुई। तब ये देखकर पार्टी आलाकमान भी दंग रह गया। विधायकों की पूरी युवा टोली लालू प्रसाद के पक्ष में खड़ी हो गई। नीतीश कुमार, शरद यादव और जगदानंद सिंह जैसे अलग अलग वर्गों के नेता लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत कर रहे थे। ये बात वोटिंग में भी साबित हुई। लालू को 121 विधायकों जरूर हुई है। और इस वक्त आपको सीधे लेके चलते हैं। आरजेडी की बैठक समाप्त हो गई, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी द्वेष, घृणा, उन्माद की राजनीति चला रही है। वो यहाँ की सरकार को अस्थिर करने का पूरा प्रयास कर रही है। सिद्दीकी जी, आपकी पार्टी के फ्यूचर पे सवाल उठ गया है। लालू जी का नाम है एफआईआर में, राबड़ी जी का नाम है, तेजस्वी यादव का नाम है। आपको नहीं लगता कि जो जितने एमएलए इकट्ठे हुए थे उनको आगे की रणनीति के बारे में सोचना चाहिए था? आपका जो सवाल इधर से आके पूछिए, हमारी हस्ती को मिटाने का बहुत बार कोशिश की गई, मगर हमारी हस्ती मिटी नहीं, बल्कि हम राष्ट्रीय परिदृश्य में एक मजबूत ताकत के रूप में जाने जाते हैं और धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, गरीब, मजदूर, किसान का अगुआ पार्टी लड़ाई लड़ने वाला माना जाता है राजद। क्या लगता है कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ है?
तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उन्हें इस्तीफा दे करके ये बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में वो बयान कह रहे हैं। देखिए, बात आप विधानमंडल दल के बैठके का न पूछिएगा, तो उससे आगे फ्रीलांसिंग कीजिए। मगर फिर दल के नेता पर सवाल है ना, पूछा जा रहा है। हमारे यहाँ हमारी बैठक में कोई उस तरह की चर्चा नहीं हुई, बल्कि तेजस्वी के कार्य की प्रशंसा की गई और तेजस्वी हमारे विधायक दल के नेता हैं, ये सर्वसम्मति से उनके प्रति पढ़िएगा तो सबका जवाब उसमें पार्टी की बात है, पार्टी की बात समझिए, विधानमंडल दल की बात है वो भी समझ लिए, 3 बार बोल दिए। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ एक, बोलिए, आपके जो पार्टी के नेता हैं विधानमंडल दल के, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। भ्रष्टाचार पर आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार भी चुप हैं, वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए कि महागठबंधन भ्रष्टाचार के मुद्दे को नीचे ला रहा है? इसमें जिन बातों के बारे में आप जानना चाहते हैं, या जो जिज्ञासा है, पूरा देश जानना चाहता है, इस प्रस्ताव में है, वो आपको ये एक कॉपी दे दिया। अरे एक बार सुपर दिए 3 दिनों से लगातार पर जो जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है, पर सवाल खड़ा हो रहा है। नीतीश कुमार ने इसी भ्रष्टाचार पर उन्होंने 5 मंत्रियों के इस्तीफे लिए, तो उस पर आरजेडी का क्या है अपना? किसी प्रकार की अस्थिरता नहीं है, और यहाँ गठबंधन की सरकार है, ना कि एक पार्टी की सरकार है। गठबंधन की सरकार है, गठबंधन को अस्थिर करने की कोशिश किस मजे की बात यह है कि बता रहे हैं कि बैठक के अंदर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा हुई, लेकिन बाहर सिर्फ उस मामले पर चर्चा कर रहे हैं जिस मामले को लेकर अंदर हमें उम्मीद थी कि सुगबुगाहट हुई। आरजेडी के सभी विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई थी। लालू यादव ने अपनी पार्टी आरजेडी के सभी विधायकों और पदाधिकारियों की जो बैठक बुलाई, इसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के एकजुटता दिखाने का फैसला किया है। बैठक के बाद आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बताया कि बैठक में देश के हालात पर चर्चा की गई है। आरजेडी ने देश के बिगड़ते हालात के लिए बीजेपी और पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि सरकार के खिलाफ मुखर होने वाले हर शख्स के साथ यही होता है। लालू यादव को पहले भी प्रताड़ित किया जा रहा था और अब भी यही हो रहा है। पूरे देश में घृणा, द्वेष और आतंक और उन्माद का वातावरण बनाने के लिए अगर एक व्यक्ति और एक पार्टी जिम्मेदार है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री। और उनके इस द्वेष, घृणा और उन्मादी राजनीति के खिलाफ जो आदमी मुखर होता है, तो संविधान की धज्जियां उड़ा करके उसको किसी न किसी रूप से प्रताड़ित करने का काम, घेरने का काम, फंसाने का काम किया जा रहा है। जहां तक हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का सवाल है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पहले भी इस तरह के मुसीबत में परेशान किया गया था और किया जा रहा है, मगर जब जब इनको इस तरह की मुसीबत में डाला जाता है ऐसे तत्वों के द्वारा, तब पार्टी जो है और दुगने ताकत से मजबूत होती है और अपनी उपस्थिति देश और प्रांत में जाहिर करती है। अशोक सिंघल इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ है। अशोक, ये बता रहे हैं, बड़ी अजीब सी बात है कि अंदर कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन बाहर आकर सिर्फ वही बातचीत कर रहे हैं जो सीबीआई के मामले को लेकर चीजें चल रही हैं। देखिए, बिल्कुल निशांत, यही बैठक में होना था। लालू प्रसाद यादव के सामने कोई वहाँ कुछ बोलेगा नहीं, जो लालू प्रसाद बोलेंगे, जो वो कहेंगे वही होना है निशांत। और यही आज मीटिंग बुला करके दिखाने की कोशिश थी कि पूरी पार्टी एकजुट है। उनके जो लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है, लालू एंड उनकी फैमिली को, उनसे वो विचलित नहीं होंगे, एकजुटता के साथ खड़े हैं और 27 अगस्त की जो रैली उसको कामयाब बनाएंगे। और जो केंद्र सरकार बीजेपी आरएसएस जो
उन्होंने साजिश का आरोप लगाया है कि साजिश रच रही है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जो तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप यादव है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप में भरोसा है, राबड़ी देवी की लीडरशिप में भरोसा है। तो पूरी पार्टी ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने, लीडरों ने लालू प्रसाद यादव उनकी फैमिली में आस्था व्यक्त की है और यही उनको आज दिखाना था, झूठा दिखाने की इस मीटिंग में पार्टी की, वही आज उसी पर कुछ बैठक बुलाई गई थी और उसी यही पार्टी में निर्णय लिया गया है कि पूरी पार्टी एकजुट है। निशान, मैं आपसे एक और चीज जानना चाह रहा हूं यहां पर कि जो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दरबार था वो भी कैंसिल हो गया। इस वक्त एक और हम आपसे खबर पूछेंगे अशोक। शरद यादव ने कहा है, बल्कि कई जगह ऐसी खबरें आ रही हैं, शरद यादव ने कहा है कि ये महागठबंधन के ऊपर हमला है। शरद यादव बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। खबर एक और आ रही है, वो ये है कि ये जो हमला है नीतीश ने कल लालू से कहा था, उसको लेकर भी कई सारी खबरें आ रही हैं। इन सब के ऊपर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं वहां पर? देखिए, जेडी और नीतीश कुमार के ऊपर इन्होंने कोई भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि हम उसके ऊपर नहीं बोलेंगे, उनकी तबीयत खराब है, उचित समय आने पर नीतीश कुमार बोलेंगे। महागठबंधन एकजुट है, यही तमाम पार्टी के नेताओं का कहना था। गठबंधन को, महागठबंधन को कोई खतरा नहीं है, सरकार ठीक चल रही है और ठीक से चलेगी, यही तमाम नेताओं का कहना था। नीतीश कुमार के ऊपर सभी नेता बोलने से बचे। उनका ये कहना था बीमारी की वजह से वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जब ठीक होंगे। क्या ये बात सही है कि नीतीश ने लालू को फोन किया था? ये खबर आ रही है, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, और ये जो आरजेडी के नेता हैं उनका ये बयान है। और क्या बातचीत हुई इस फोन पे, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, अभी इसकी कोई जानकारी कोई बैठक में या लालू के सोर्सेज से नहीं आई है कि लालू ने नीतीश को फोन किया था। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश बीमारी की वजह से किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से मिल नहीं रहे हैं। उन्होंने अपना जनता दरबार भी आज कैंसिल किया और सिंगिंग ऑफ विपक्ष की मीटिंग होनी थी जो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को लेकर, उम्मीदवारी को लेकर, उसमें भी वो नहीं जा रहे हैं। कई सारी चीजें हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मैं समझना चाह रहा हूं। नीतीश का आज दरबार नहीं हुआ है, नीतीश की लालू से बातचीत हुई है, ऐसी खबर आ रही है। नीतीश कल जो विपक्ष की बैठक है उसमें नहीं जा रहे हैं और उसमें संभावना थी कि नीतीश और राहुल गांधी की मुलाकात होगी, अब वो भी नहीं दिखाई दे रही है। आखिर ये सब किस दिशा में जा रहा है? अगर एनालिसिस करें, वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या बोल रहे हैं? देखिए, एक्सपर्ट का निशान यही कहना है कि कल जो मीटिंग होगी नीतीश कुमार की, वो क्रूशियल होगी। उसमें ये क्या बोलते हैं मीटिंग के बाद, क्या डिसीजन लेते हैं, वो सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार कुछ ना कुछ तो बात रखेंगे लालू प्रसाद यादव के सामने, मीडिया के सामने, ये तो तय है। क्योंकि कब तक वो चुप्पी साधेंगे, कब तक इस पूरे मामले में अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे? स्टैंड तो उनको क्लियर करना होगा। जो सीबीआई के छापे पड़े हैं, तेजस्वी का नाम आया, एफआईआर दर्ज हुए, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तमाम लोगों के बेनामी संपत्तियों के मामले आए हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कुछ तो बोलना पड़ेगा। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। यानी बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए तो अगले 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण हैं, खासकर यह देखते हुए कि जेडीयू की बैठक हो रही है। नीतीश ने हर जगह से अपनी कन्नी काटी हुई है, अभी वो खामोश हैं। क्या वो मुंह खोलेंगे? लेकिन उससे पहले उनके पार्टी के नेता मुंह खोल चुके हैं। शरद यादव ने क्या कहा है, क्या कह रहे हैं वो, आइए सुनते हैं। नहीं, उनकी कार्रवाई जो है वो जो गठबंधन है उसे रोकने के लिए है। तो उनकी जो कार्रवाई है वो गठबंधन बनने से रुकेगा नहीं, गठबंधन बनेगा और ताकत के साथ बनेगा। सीबीआई की रेड्स पड़ रही हैं, आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो महागठबंधन रोकने की तैयारी? हाँ, गठबंधन रोकने की भी तैयारी है और इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा ये कि जब से गठबंधन काम का शुरू हुआ तब से इस तरह की कार्रवाई सब तरफ हो रही है। तो इस तरह के बदले की भावना से कोई गठबंधन रोकने वाला नहीं है। चलते सुजीत कुमार झा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं पटना से। सुजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो एक खबर आ रही है कि नीतीश और लालू की फोन पर बातचीत हुई है, इसमें और क्या क्या चीजें निकल कर आ रही है? देखिए, नीतीश कुमार पिछले 3 दिनों तक वो राजगीर में थे और बीमार थे, तो जाहिर तौर पर राजगीर से तो कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन कल वो दोपहर में लौटे हैं पटना और नीतीश कुमार की तबीयत खराब थी, उसका हालचाल जानने के लिए भी लालू प्रसाद यादव की तरफ से फोन गया था। लेकिन इस विषय पर क्या चर्चा हुई, जो ताजा हालात हैं
उसको लेकर क्या चर्चा हुई इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि सीबीआई रेड के बाद ये रेड के दौरान नीतीश कुमार राजगीर में मौजूद थे और स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, लेकिन उनके तबीयत की खराबी को देखते हुए ये पूछा गया, कुछ बातचीत हुई है, लेकिन ताजा हालात पर जो परिस्थितियां बन रही हैं उसको लेकर क्या चर्चा हुई उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। निशांत, एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा, नीतीश कुमार ने आज अपनी जो दरबार मीटिंग थी वो कैंसिल कर दी, कल विपक्ष की बैठक में नहीं जा रहे हैं, जेडीयू की मीटिंग हो रही है कल, यहां पर लालू ने एक बैठक कर ली है, आखिर ये सब किस दिशा में जा रहा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इसका कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि ये अब कुछ इमीडिएटली अभी होगा तभी होगा या कभी कुछ भी हो सकता है, समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए निशांत, ये जनता दरबार तो नहीं, लोक संवाद होता है जिसमें वो लोगों से, चुनिंदा लोगों से मिलते हैं, जिनके आइडियाज जिनके पास होते हैं उनको लेके, तो वो उस प्रोग्राम के बारे में बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया गया है। रही बात कल के मीटिंग की जेडीयू की, तो ये 2 तारीख बताया जाता है कि 2 तारीख के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में तय हुआ था कि 11 तारीख को ये मीटिंग होगी। जहां तक लेकिन एक बात इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले इसमें राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय नेताओं को ही बुलाया गया था, लेकिन इन सब घटनाओं के बाद से इसका कुछ रूप बृहत दिया गया है और कल इसमें बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। तो जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि एक पूर्ण कमेटी की बैठक भी होगी, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में ये है कि उनका जो फैसला होता है, जो वो सोचते हैं होता वही है, लेकिन मीटिंग में सारे बड़े नेता मौजूद हो तो उसकी आपसी सहमति भी ली जाती है। और जहां तक गठबंधन का सवाल है, तो एक तरह से आप ये कहें कि सीबीआई ने केस दर्ज करा दिया। शुक्रिया सुजीत जी, मैं रोकूंगा आपको, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और शरद यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि करप्शन के मुद्दे पर कानून अपना काम कर रहा है। आरजेडी की आज विधायक दल की बैठक है, हमारे साथ है बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी साहब, जिस तरीके से सीबीआई की रेड्स हुई हैं लालू यादव और उनके परिवार के ऊपर, आज आरजेडी ने बड़ी बैठक बुलाई है क्योंकि नीतीश कुमार चुप हैं। हो सकता है कोई बड़ा फैसला ले लिया जाए। देखो भैया, ये इशू शुद्ध रूप से करप्शन का जो है, अब इस करप्शन के इशू में जो कानून है वो अपना काम कर रहा है, तो लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली जो लालू प्रसाद यादव जी या उनके कुछ साथी हैं इस करप्शन को कोई क्रांति का रूप दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया हो, बल्कि किसी महाक्रांति में वो आंदोलन कर रहे थे और उस महाक्रांति का हिस्सा थे, स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे, और इसलिए जो है वो उनके ऊपर जो हो रहा है वो अन्याय हो रहा है। अरे कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अपना काम करने दीजिए। अगर आपको कानून से कोई शिकायत है तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। इस पर सियासत करने से, इस पर राजनीति करने से, इस पर बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी से किसी तरह का कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि जो तेजस्वी यादव हैं वो इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए, ये उनका अपना मामला है और ये उनके अपने गठबंधन का विषय है, ये वो जाने। जहाँ तक सवाल है कानून का, करप्शन का, वो कानून और के जो है वो उस पर अपना कड़ाई के साथ काम करेगा, निष्पक्षता के साथ काम करेगा। सर, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो चुप हैं इस पूरे मामले पर। कल उन्होंने भी अपने विधायकों, सांसदों की बैठक बुला ली है। देखिए, नीतीश कुमार जी एक परिपक्व नेता हैं और वो कब उन्हें चुप रहना है, कब उन्हें बोलना है, उसके लिए तो हम कोई राय देने वाले हैं नहीं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि गठबंधन में अब दरार सी पड़ती नजर आ रही है? अब वो तो समय बताएगा, आगे आगे देखिए। सर, शरद यादव है, वो ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ जो हुआ है, सीबीआई की रेड्स, वो महागठबंधन हो रहा है, इसीलिए हुआ है और लालू यादव जी को फंसाया जा रहा है। बिहार में गठबंधन अटूट है। देखिए, शरद जी क्या कह रहे हैं, लालू जी क्या कह रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं, इस पे मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि गठबंधन है कि लठबंधन है कि क्या है, लेकिन कानून जो है वो अपना काम करेगा। लठ बच के रहेंगे दोनों में, लेट्स सी। ये थे मुख्तार अब्बास नकवी। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। नीतीश कुमार एक परिपक्व नेता हैं और लालू को ये लोग ऐसे दिखाना है जैसे पता नहीं उन्होंने कौन सी क्रांति की है। अब कुछ समझना बाकी है। तो जिन जिन लोगों ने अभी अभी हमारे टेलीविजन सेट को खोला उनको बता दें आपको बड़ी खबर क्या क्या है। विधायकों की बैठक के बाद आरजेडी का ऐलान हुआ है, तेजस्वी यादव नहीं देंगे इस्तीफा।
देश में घृणा, द्वेष और आतंक का माहौल है। आरजेडी की बैठक जो समाप्त हो गई है, खराब माहौल के लिए बीजेपी और पीएम को जिम्मेदार ठहराया। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा है। तेजस्वी विधायक मंडल दल के नेता रहेंगे। बिहार सरकार के खिलाफ यह साजिश है। आरजेडी नेता जगदानंद का बयान। नीतीश कुमार ने लालू को किया फोन। सीबीआई रेड पर नीतीश ने लालू से की बात। दूसरी तरफ विपक्ष की बैठक में कल नहीं आएंगे लालू प्रसाद यादव भी। आरजेडी के जयप्रकाश यादव बैठक में लेंगे हिस्सा। सुजीत कुमार झा इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। सुजीत जी, इस खबर पे अपडेट दें। सुजीत जी, क्या मुझे सुन सकते हैं? जी बताइए। ये कल लालू नहीं जा रहे हैं विपक्ष की बैठक में, इसके ऊपर अपडेट क्या क्या आ रहा है? देखिए, लालू यादव का जैसा आपको पता है कि चारा घोटाले की सुनवाई चल रही है रांची में, और कल 11 जुलाई को भी एक केस के मामले में उन्हें सीबीआई की विशेष अदालत में हाजिर होना है। अभी से थोड़ी देर के बाद वो पटना से रांची के लिए रवाना होंगे, और जहां कल उनकी सुनवाई है, तो ऐसे में जो कल विपक्ष की बैठक होने वाली है उसमें शायद वो नहीं पहुंच पाए, क्योंकि अदालत की कार्रवाई है और पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसमें। इसलिए उन्होंने जयप्रकाश यादव को इसके लिए अधिकृत किया है कि वो उस बैठक में शामिल हो। जहां तक जो विपक्ष के एकता की बात है, तो लालू प्रसाद यादव सारे सूत्रधार वही हैं पूरे विपक्ष की एकता का, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो। तो निश्चित तौर पर ये उनके नहीं जाने की वजह कोई और नहीं बल्कि चारा घोटाले मामले में सुनवाई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।